नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अपना तैयारी पूरे ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत में मुख्यतः 5 वंशों का शासन रहा है और ये शासन जो हुआ है 1206 से 1526 ईस्वी के बीच में रहा है। कुल इन लोगों ने 320 वर्षों तक शासन किया है और 5 वंश का शासन इस प्रकार है, यहाँ पे दिया हुआ है। इससे पहले हम लोग जो है गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश के बारे में पढ़ चुके हैं। बाकी 2 वंश बचे हुए थे, सैयद वंश और लोदी वंश, जिसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सैयद वंश और लोधी वंश के टॉपिक पे हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आप लोगों ने इससे पहले मेरा जो वीडियो आया है, अगर नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों सैयद वंश के बारे में। दोस्तों, सैयद वंश में मुख्यतः जो है 4 राजा हुए हैं। खिरीज खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और आलम शाह। कौन कौन हुए? खिरीज खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और आलम शाह। तो इसके बारे में हम लोग एक एक करके देखेंगे और थोड़ा बहुत जानकारी। दोस्तों, सैयद वंश का जो संस्थापक था वह खिरीज खां थे। सैयद वंश के संस्थापक कौन है? खिरीज खां। सैयद वंश के संस्थापक खिरीज खां हैं। दोस्तों, उसने 1414 ईस्वी में दिल्ली की राजगद्दी पे अपना अधिकार किया और उसने सुल्तान की उपाधि न धारण करके रैयत ई आला की उपाधि धारण किया था। खिरीज खां जो है तैमूर लंग का सेनापति था। तैमूर ने भारत से लौटते समय खिरीज खां को लाहौर का मुल्तान और दीपालपुर का सूबेदार नियुक्त किया। इसने दौलत खां को पराजित करके दिल्ली पर स्वतंत्र शासक बना। खिरीज खां के समय पैगंबर मोहम्मद साहब का वंशज मानता था। खिरीज खां को पैगंबर मोहम्मद साहब का जो है वंशज मानता था। खिरीज खां दिल्ली का स्वतंत्र शासक था, लेकिन यह स्वयं को तैमूरियों का राज्यपाल मानता था। इसने सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं की और ना ही अपने नाम से कोई सिक्का जारी किया था। तो खिरीज खां से कुछ इम्पोर्टेंट बातें थे जिसे हमें याद रखना है। दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसने रैयत ये आला की उपाधि धारण किया था। अगर प्रश्न आता है रैयत की आला की उपाधि किसने धारण किया था, तो खिरीज खां है। खिरीज खां नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर भेजा करता था, ठीक ना। और 20 मई 1421 ईस्वी को खिरीज खां की मृत्यु हो गई। उसके बाद सैयद वंश में मुबारक शाह 1421 ईस्वी में मुबारक शाह सत्ता पे बैठता है। तो खिरीज खां ने अपने पुत्र मुबारक शाह को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था और उसने शाह की उपाधि धारण किया। मुबारक शाह ने शाह की उपाधि ग्रहण कर अपने नाम के एक सिक्के जारी किए थे और उसने अपने नाम से खुतबा पढ़वाया और इस प्रकार विदेशी स्वामित्व का जो है अंत किया। और अपने पिता के भांति ही उसे भी विद्रोह का दमन और राजस्व वसूली के लिए नियमित सैनिक यात्राएं करनी पड़ी। अपने शासन काल में मुबारक शाह ने भटिंडा और दोआब में हुए विद्रोह को सफलतापूर्वक दबाया, परंतु पोखर जाति थे नामक की पहाड़ी नेता दशरथ द्वारा किए गए विद्रोह दबाने में असफल रहा और मुबारक शाह
समय के समय में ही पहली बार जो है दिल्ली सल्तनत में दो महत्वपूर्ण हिंदू अमीरों का उल्लेख मिलता है। मुबारक शाह के वजीर मुबारक शाह के वजीर सरवल उल मुल्क ने षड्यंत्र द्वारा 19 फरवरी 1434 को उस समय उसकी हत्या कर दी, जिस समय वह अपने द्वारा निर्मित नए नगर मुबारकबाद का परीक्षण कर रहा था। तो मुबारक शाह ने वीरतापूर्वक विद्रोह का दमन किया, सुल्तान सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा बढ़ाई और अपने राज्य की सीमाओं को सुरक्षित किया। इस प्रकार मुबारक शाह सैयद सुल्तानों में योग्यतम सुल्तान हुआ। उसने विद्वान अहिया बिन अहमद से हिंदी को अपना राज्य श्रेय प्रदान किया और उसके ग्रंथ तारीख ए मुबारक शाही से मुबारक शाह के शासन काल के बारे में हमको जानकारी मिलती है। तारीख ए मुबारक शाही, इसने मुबारकबाद नगर की स्थापना किया थी। जो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हमें जरूर याद रखना है। तो मुबारकबाद नगर का स्थापना मुबारक शाह ने किया था। इसने भटिंडा और दोआब क्षेत्र में, जैसे हम लोग देखें अभी, विद्रोह को सफलतापूर्वक दबाया था और इसके वजीर द्वारा इसकी हत्या कर दी गई थी। इसका हत्या किसने किया था? इसका जो वजीर था उसी ने इसकी हत्या कर दिया। दोस्तों, इसके बाद हम लोग मोहम्मद शाह देखते हैं। तो मुबारक शाह के बाद मोहम्मद शाह मुबारक शाह के बाद उसका भतीजा था मोहम्मद शाह, अगला सुल्तान बना। मोहम्मद शाह का वास्तविक नाम मोहम्मद बिन फरीद खान था। मोहम्मद शाह का वास्तविक नाम जो था मोहम्मद बिन फरीद खान था। इसके समय में 1440 ईस्वी में मालवा के शासक महमूद शाह खिलजी ने दिल्ली पे आक्रमण किया। 3 दिन का भीषण युद्ध के बाद दोनों में संधि हो गया और मोहम्मद शाह खिलजी वापस मालवा चले गए। मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अलाउद्दीन आलम शाह 1445 से 1450 ईस्वी तक 1451 ईस्वी तक सत्ता में रहता है। और अलाउद्दीन आलम शाह जो है, अलाउद्दीन आलम शाह की उपाधि ग्रहण कर सिंहासन पर बैठा। आलम शाह की उपाधि ग्रहण कर अंतिम शासक था ये सैयद वंश का। आलम शाह का वजीर था आलम शाह जो था आलम शाह का वजीर था, जिसका नाम हमीद खान था। उसके जो हमीद खान से मतभेद होने के कारण वह दिल्ली छोड़कर बदायूं चले गए और वहीं पे उसका मृत्यु हो गया था। उसके वजीर ने दिल्ली का राजपाट बहलोल लोदी को सौंप दिया। ठीक ना? ये हम लोग अलाउद्दीन आलम शाह के बारे में इतने ही रखते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं लोदी वंश के बारे में। नहीं, लोदी वंश के बारे में जानने से पहले चलिए ठीक है, लोदी वंश के बारे में ही हम लोग देख लेते हैं। तो लोदी वंश का जो शासन काल रहा है 1451 से 1526 तक रहा है। 1526 के बाद फिर आपका मुगल वंश का शासन शुरू हो जाता है। तो दिल्ली सल्तनत में हम लोग लोदी वंश के बारे में देखेंगे। लोदी वंश में जो पहला शासक था बहलोल लोदी था, उसके बाद सिकंदर लोदी, उसके बाद इब्राहिम लोदी। इस प्रकार लोदी वंश का शासन रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम लोग बहलोल लोदी के बारे में पढ़ेंगे। तो बहलोल लोदी दिल्ली का प्रथम अफगान राज्य का संस्थापक था। यह लोदी वंश का संस्थापक था। यह दिल्ली के सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन किया। यह कभी ऊंचे सिंहासन पर नहीं बैठा, बल्कि यह कालीन पर बैठता था। कहाँ बैठता था? ऊंचे सिंहासन पर नहीं बैठ के कालीन पे बैठ के शासन का बागडोर संभालता था। इसके चारों तरफ इसके अमीर बैठते थे। जो भी
में होगा अमीर लोग, वो बैठते थे। इसने बहलोली नामक चांदी का मुद्रा प्रचलित की थी, जिसे टंका के मूल्य का जो उसका वैल्यू जो था, टंका की जो वैल्यू होता था उसका 1/3 था। यह अकबर के समय तक विनिमय का माध्यम बना, मतलब आदान प्रदान का विनिमय का माध्यम बना। बहलोल लोदी जौनपुर के शासक हुसैन शाह सरकी को पराजित कर जौनपुर दिल्ली में मिला लिया। बहलोल लोदी क्या करता है, जौनपुर के शासक हुसैन शाह सरकी को पराजित करता है और जौनपुर को दिल्ली में मिला लेता है। दोस्तों, इसके बाद हम लोग देखेंगे सिकंदर लोदी के बारे में। तो सिकंदर लोदी बहलोल लोदी के बाद सिकंदर लोदी शासक बनता है, और लोदी वंश का सबसे प्रतापी शासक सिकंदर लोदी ही था। इसके पिता बहलोल लोदी के 9 पुत्र थे, और तीसरा पुत्र था सिकंदर लोदी। इसका नाम निजाम खान था, इसका नाम निजाम खान था। लेकिन बाद में वो क्या करता है, अपना नाम बदल के सिकंदर लोदी के नाम से सुल्तान बन जाता है। सिकंदर लोदी के प्रमुख कार्य के बारे में हम लोग चर्चा थोड़ा सा कर लेते हैं। 1504 ईस्वी में इसने आगरा शहर का स्थापना किया था। अगर प्रश्न आता है आप लोग को आगरा शहर का स्थापना किसने किया था, तो सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर का स्थापना किया, और बाद में आगरा को ही जो है अपना राजधानी बनाया। सिकंदर लोदी के कुछ प्रमुख कार्य है। इसने कृषि विकास के लिए गज ये सिकंदरी नामक प्रमाणिक नाप का प्रचलन किया, जिसका उपयोग भूमि को मापने के लिए किया जाता था। सिकंदर लोदी एक लेखक भी था, और वह फारसी भाषाओं में कविताएं लिखता था। लेकिन वह अपने नाम से कविताएं नहीं लिखता था, अपना नाम छुपा के रखता था या फिर नाम बदल के कविताएं लिखता था। उसने कविताएं लिखने के लिए गुलरुखी नामक उपनाम का सहारा लिया। तो सिकंदर लोदी कविताएं लिखता था, और किस नाम से लिखता था, गुलरुखी नाम से लिखता था। अपना नाम छुपा के सिकंदर लोदी के नाम से न लिख के गुलरुखी के नाम से लिखता था। ये प्रश्न आ सकता है, नोट करके रखा जा सकता है। वह हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म दोनों धर्म को एक नज़र से देखता था। हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म दोनों धर्मों को एक नज़र से देखता था, और जिस भी धर्म से उसे कोई अच्छा कार्य नहीं लगता था, वो उस कार्य पर प्रतिबंध लगवा देता था। ये सिकंदर लोदी के कुछ प्रमुख कार्य थे। इसके बाद हम लोग सिकंदर लोदी के बाद इब्राहिम लोदी के बारे में पढ़ेंगे। यह दिल्ली सल्तनत तथा लोदी वंश का भी बोल सकते हैं अंतिम शासक था। पर दिल्ली सल्तनत का भी अंतिम शासक था, और दिल्ली सल्तनत में लोदी वंश जो है अंतिम वंश था। तो इस प्रकार से यह दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक भी हुआ। 1518 में खतौली का युद्ध हुआ था। 1518 में खतौली का युद्ध हुआ था, जिससे इब्राहिम लोदी का सामना राणा सांगा से हुआ था। ठीक, 1518 में खतौली का युद्ध में इब्राहिम लोदी का सामना राणा सांगा से हुआ था। इस युद्ध में राणा सांगा का क्या हुआ था, विजय हुआ था। राणा सांगा खतौली का युद्ध में जीता था। इब्राहिम लोदी के चाचा कौन थे, इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां और पंजाब के शासक दौलत खां। इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान और पंजाब के शासक दौलत खां दोनों ने मिलकर जो है बाबर को इब्राहिम लोदी से युद्ध करने के लिए निमंत्रण भेजा था। देखिए, अपना घर का ही लोग जो होते हैं दुश्मन होते हैं। इब्राहिम लोदी के चाचा थे आलम खान, और उसी ने बाबर को आमंत्रण दिया। और हम लोग जानते हैं इसके बाद कि बाबर आके क्या करता है कि लोदी वंश का खात्मा कर देता है, इब्राहिम लोदी को पानीपत का युद्ध में हरा देता है। तो बाबर जो है ने 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को, है ना, प्रथम पानीपत का युद्ध हुआ था, हम लोग जानते हैं। लेकिन उसकी सेना, जो बाबर का जो सेना था, बहुत छोटा था। इब्राहिम लोदी का सेना के सामने बहुत छोटा था। इब्राहिम लोदी की सेना बहुत बड़ी सेना था,
फिर भी इस युद्ध में बाबर का विजय होता है। बाबर ने युद्ध में तोपों का प्रयोग किया था। इसी युद्ध में प्रथम, इससे पहले कोई भी युद्ध में तोपों का प्रयोग नहीं हुआ था, लेकिन बाबर ने इस युद्ध में, पानीपत के युद्ध में जो है तोपों का पहली बार प्रयोग किया गया था। भारत में पहली बार तोपों का प्रयोग हुआ था। इसके बाद दो प्रमुख तोपची थे, बाबर के पास दो प्रमुख तोपची थे, अली और मुस्तफा। दोनों तोपची का नाम क्या था? अली और मुस्तफा। इसने युद्ध में तुगलमा पद्धति का प्रयोग किया और इसी पद्धति और तोपों का प्रयोग से छोटी सेना होने के बाद भी इब्राहिम लोदी को है विशाल सेना जो थे उनको युद्ध में परास्त कर दिया। इब्राहिम लोदी युद्ध में मारा गया और वह दिल्ली सल्तनत का आखिरी शासक होने के साथ साथ पहला ऐसा दिल्ली सल्तनत का सुल्तान भी बना जो युद्ध में मारा गया था। अभी तक युद्ध में कोई भी सेना, कोई भी शासक या कोई भी राजा युद्ध में दिल्ली सल्तनत का कोई भी राजा युद्ध में नहीं मारा था, लेकिन इब्राहिम लोदी ऐसा राजा था जो युद्ध में बाबर के हाथों मारा गया और दिल्ली सल्तनत का संपूर्ण खात्मा हो जाता है यहाँ से। इसके साथ ही भारत में जो है मुगल शासकों का दौर शुरू हो जाता है। तो हम लोग मुगल शासक के बारे में आगे जानेंगे, तो इसमें थोड़ा सा जो कुछ बचा हुआ है उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। सुल्तान के पदाधिकारी, ओके, सल्तनत कालीन प्रशासन जो थे वो कैसा था उसके बारे में देखते हैं। सुल्तान के पदाधिकारी, नाइब ए मुमालिकात, ठीक ना। सुल्तान के बाद यह राज्य सुल्तान के बाद यह राज्य का प्रमुख पदाधिकारी था। सुल्तान के बाद जो होता था, राजा के बाद प्रमुख अधिकारी के नाम से जाना जाता था, नाइब ए मुमालिकात। ठीक ठीक है। इस पद का सृजन बहरम शाह के काल में हुआ, जब उसने एतीगीन की नियुक्त किया। इसके कार्य सुल्तान की अनुपस्थिति में सुल्तान के सभी कार्यों का संपन्न करना था। और उसके बाद जो प्रमुख पद था आपका दीवान ये आरिज, ये सैन्य विभाग का पद था। इस विभाग के प्रमुख अधिकारी को आरिज ये मुमालिक के नाम से जाना जाता था। इस विभाग का स्थापना बलबन ने किया था। दीवान ये रसालत, ओके, रसालत, तो इसकी जो प्रमुख अधिकारी थे, रसालत ये मुमालिक होता था जो विदेश मंत्री की हैसियत से कार्य करता था। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सल्तनत कालीन के जो कुछ प्रमुख कर होते थे उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। खराज या खिराज, ये किस प्रकार का कर है? यह जो है, ये कर जो है गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था। यह सामान्यतः उपज जो हम लोग फसल उगाते थे है ना, उसका वो 1/3 यानी कि 3 हिस्से में से एक हिस्सा ले लिया जाता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने इसे 1/2 यानी आधा वसूल किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने आधा लिया था। इसे खराज व खिराज के नाम से जाना जाता था। उसके बाद है उष्ण, यह मुसलमानों से लिए जाने वाला भूमि कर है जो 1/5 था। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग था। ये 1/5 से 1/10 के बीच में लिया जाता था। और खुम्स, खुम्स जो है दोस्तों, यह सैन्य अभियानों के समय लूटे गए धन में से राज्य का हिस्सा था, जो शरीयत के अनुसार 1/5 था। यानी जो उस सैन्य अभियान होता था और जो धन लूटा जाता था उसका 1/5 था, और देखिए सेना में बांट दिया जाता था। तथा 4/5 जो होता था सैनिकों का होता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी एवं मोहम्मद तुगलक ने 4/5 स्वयं लिया और 1/5 सैनिकों को दिया, उल्टा कर दिया था। उसके बाद है जजिया। या हम जजिया के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में भी चर्चा कर लिए थे, फिर से देख लेते हैं थोड़ा सा। यह गैर मुसलमानों से ले जाने वाला एक प्रकार का कर था। जजिया कर सिर्फ गैर मुसलमानों से ही लिया जाता था। इसे मुंडकर भी कहा जाता था। जैसे किस कर से भी नाम से जाना जाता था, मुंडकर भी कहा जाता था। स्त्री, बच्चे, ब्राह्मण जो थे जजिया कर से विकलांग जो भी होते थे, अपंग थे, उनको जजिया कर से मुक्त रखा गया था। जो जजिया देते थे उसे जिम्मी कहा जाता था। जो जजिया कर देता था उसे जिम्मी के नाम से जाना जाता था। भारत में सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के हिंदुओं से जजिया कर वसूल किया था। ओके। उसके बाद जाकात, यह मुसलमानों से ले जाने वाला धार्मिक कर था। ओके।
मुसलमानों से ले जाने वाला धार्मिक कर था। यह धनी मुसलमान का आय का जो है ढाया, है ना, 21/2% होता था। हर्ब ये सर्व, यह सिंचाई कर था जो उपज का 1/10 था। चरी चारागाह कर था। घर गिरी कर था। इन दोनों करों को अलाउद्दीन खिलजी ने वसूल किए थे। उसके बाद है तारकात ये लवारिस। तारकात या लवारिस संपत्ति की जब्ती होने पर जो आय होता था उस पे ये इस प्रकार का कर था। तो इस प्रकार कुछ कर के बारे में हम लोगों ने देखे दोस्तों। चलिए आगे और देखते हैं। कुछ इमारतें बनाया गया था उसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो है दिल्ली में है और ये कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाया गया था। इसका निर्माण 27 हिंदू एवं 21 जैन मंदिरों की जो है सामग्री से किया गया था, यानी उनके द्वारा जो लूटे गए थे या फिर तोड़ ताड़ के जो लिए थे उससे किया गया था। यह दिल्ली की पहली इस्लामी इमारत थी और अभी है भी। और उस दूसरे बाद सेकंड नंबर में है 2.5 दिन का झोपड़ा जो अजमेर में है और ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था। एक ऐसा संस्कृत विद्यालय को तोड़वा कर इसका निर्माण किया गया था। एक संस्कृत विद्यालय था जो उसी को तोड़ के 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किया गया था। तीसरा नंबर में है कुतुबुद्दीन निर्माण कुतुब मीनार, सॉरी कुतुब मीनार जो है दिल्ली में है और इसका भी निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किया गया था। प्रथम मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। बाकी जो निर्माण करवाया था इसके आने वाले शासक किया था जो है इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश ने इसको पूरा कराया था। इसका नाम सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम से भी है। मूल रूप से 4 मंजिला लाल पत्थरी का है यह कुतुब मीनार। फिरोज तुगलक के समय बिजली गिरने से चौथी मंजिल जो है ध्वस्त हो गई थी। तब फिरोज तुगलक संगमरमर से चौथी एवं 5वीं मंजिल का फिर से इसका निर्माण कराया था, जिसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे और फिर से पुनः आज रिवीजन कर लिए। सीरी का किला। दोस्तों सीरी का किला जो है दिल्ली में है। ये भी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित है। मुगलों से दिल्ली की रक्षा हेतु इसे मजबूत किले का निर्माण किया गया था मंगोलों से। ओके, नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं अलाई दरवाजा। दोस्तों अलाई दरवाजा जो है ये भी कहाँ है, दिल्ली में है और ये अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित किया गया था। सल्तनत काल की पहली इमारत जिसमें संगमरमर का प्रयोग किया गया था। छठा नंबर है जमायत ये खाना मस्जिद। ये भी दिल्ली में है। अलाउद्दीन खिलजी के समय खिरीज खां द्वारा ये बनाया गया था। ओके, सल्तनत काल की पहली इमारत जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित है ये। और उसके बाद है आपका 56 कोट। ये भी दिल्ली में है और ये आपका गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा बनाया गया है। गयासुद्दीन तुगलक का महल था, यह सुनहरी ईंटों से बनाया गया है। उसके बाद है गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा। दोस्तों तो गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा भी ये भी दिल्ली में है। ओके, ये भी गयासुद्दीन तुगलक द्वारा बनाया गया है। यह मकबरा झील के मध्य निर्मित किया गया है। ओके, इसके बाद हो गया आपका सिकंदर लोदी का मकबरा। तो ये सिकंदर लोदी का मकबरा भी जो है आपका दिल्ली में है और सिकंदर लोदी ही ने ही बनवाया था। भारत का पहला मकबरा जिसमें दोहरे गुंबद का निर्माण है। और मोठ का मस्जिद भी दिल्ली में स्थित है। सिकंदर लोदी के वजीर मियाँ भुआ ने इसका निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? भुआ ने। ठीक है, और सामने के दीवार में 5 मेहराबाद है। दोस्तों चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे थ्योरी सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। आगे हम लोग चर्चा करेंगे कुछ पिछले साल में पूछे गए क्वेश्चन पे। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो सैयद वंश का अंतिम शासक दोस्तों आपका कौन है? अलाउद्दीन आलम शाह है। सैयद वंश का संस्थापक खिरीज खां किसका सेनापति था? दोस्तों हम लोगों ने देखा कि खिरीज खां का सेनापति कौन था, किसका सेनापति था खिरीज खां जो था आपका ये तैमूर लंग। तो सैयद वंश का संस्थापक खिरीज खां जो है तैमूर लंग का सेनापति था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है सैयद वंश
किस वंश को समाप्त करके दिल्ली का जो है शासन पे बैठता है? तो ये किसको समाप्त करके बैठा था? तुगलक वंश को। तो हम लोग इसके वंशों के क्रम को याद रखना जरूरी है। तो इनके वंशों का क्रम हम लोग याद रख सकते हैं, क्या था? गुड़ खा तसले में, यानी गु से गुलाम वंश, खिलजी वंश, आपका गुड़ खा तसले में तुगलक वंश, सैद वंश और लोधी वंश। तो इस तरह से हम लोग इसके क्रम को, वंशों के क्रम को याद रख सकते हैं। बहुत जरूरी है, क्रम हमेशा पूछता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो सैयद वंश का संस्थापक जो था दोस्तों, हम लोगों ने देखा कौन था सैयद वंश का संस्थापक? खिलिज खां था। कौन था? खिलिज खां। सैयद वंश का अंतिम जो अंत जो है किस वर्ष हुआ? सैयद वंश का जो अंत हुआ था हम लोग देखें 1451 में हुआ था। तो किस सैयद वंशी शासक जो है शासनकाल में भटिंडा और दोआब में विद्रोह हुआ था? तो भटिंडा और दोआब में जो विद्रोह हुआ था आपका मुबारक शाह के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों, बताइए? लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। तो किसने गुलरखी नामक उपनाम से अपनी कविताओं की रचना किया था? तो गुलरखी के उपनाम से किसने अपने कविताओं का जो है रचना किया था? ये है सिकंदर लोधी ने। बी नंबर, सिकंदर लोधी। किसने आगरा शहर की स्थापना किया था? इसका भी आंसर सिकंदर लोधी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये सब प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। सिकंदर लोधी गज या सिकंदरी का प्रचलन किसने कराया था? तो दोस्तों गज या सिकंदरी का प्रचार, इसका भी आंसर सिकंदर लोधी ही हो जाएगा। कौन कौन हो जाएगा? सिकंदर लोधी। गज या सिकंदरी का प्रचार जो है सिकंदर लोधी हो जाएगा। नेक्स्ट होता है पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था, कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। किन के बीच में हुआ था? इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में हुआ था। तो मेवाड़ के महाराणा संगा ने इब्राहिम लोधी को किस युद्ध में परास्त किया था? दोस्तों मेवाड़ के जो महाराणा संगा, मेवाड़ के महाराणा संगा और इब्राहिम लोधी का को किस युद्ध में परास्त किया था? इब्राहिम लोधी को परास्त किया था वो आपका खतौली का युद्ध में परास्त किया था। तो दोस्तों आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। तो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।